नमस्कार दोस्तों, एक और कहानी आपके लिए लेकर आया हूं। और अगर आप इस कहानी को सुनेंगे तो आपको भी डर लगने लगेगा, क्योंकि जब मैं भी यह कहानी सुना था तो मैं भी एकदम डर गया था। तो वीडियो के एंड तक बने रहिए और इस पूरी कहानी को सुनिए दोस्तों, क्योंकि आज जो कहानी मैं आपके लिए लेकर आया हूं वह एक भूतिया बस कंडक्टर की है। यह रियल गांव में कुछ वर्ष पहले बीती हुई घटना है। मैं बात कर रहा हूं महेश नाम के यह लड़के की रतलाम में अपने परिवार वालों के साथ रहकर अच्छी खासी जिंदगी काट रहा था। अभी उसने 12वीं पास की थी। उसका एक अच्छी शासकीय मेडिकल कॉलेज में एडमिशन हुआ था। महेश का हर साल का गांव में जाने का था। वह हर साल गर्मी की छुट्टी बिताने अपने नानी के पास जाया करता था। नानी रतलाम के पास के गांव पलास में रहती हैं। वहां पर महेश हर साल जाया करता था गर्मी की छुट्टी में। लेकिन गर्मियों में 12वीं क्लास का रिजल्ट आया था और वह कॉलेज के अंदर डॉक्यूमेंट्स वगैरह के भागा दौड़ी कराने में वह नानी जी के गांव नहीं जा पाया था। एडमिशन तो हो गया था, लेकिन उसको नानी जी की याद बहुत आ रही थी। वो यह सोचता चिल्ला है कि मैं गांव के अंदर होता तो मजे किया करता, यहां घूमा होता, ऐसा एंजॉय किया होता, खूब सारी नई जगह पर जाता और एंजॉय करता। और उसका घूमने का टाइम फरवरी का इसी महीने में वो नानी को इतना ज्यादा मिस करने लगा। अब उसे नहीं रहा गया। वह अपने मम्मी पापा से जिद किया कि मम्मी पापा मुझे नानी जी से मिलने जाना है। मतलब आप मानो या ना मानो, मैं नानी के गांव जाऊंगा। उसके मम्मी पापा ने उसको बहुत समझा। अरे बेटा, थोड़ा समझने की कोशिश कर, अभी तेरे नई कॉलेज स्टार्ट हुई हैं, कार्य चल रहे हैं, ना जाने क्या 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 चल रहा है तेरा, और तू अभी चले जाएगा। छुट्टी लेके तेरी पढ़ाई का नुकसान होगा। पढ़ाई का इसने बहुत बहाने बताया और जैसे तैसे उसके मम्मी पापा मान ही गए। अब उसने अपनी टिकट बुक कर लिया, लेकिन अपनी अकेले के नहीं। एक और चीज बता दूं, अपने एक दोस्त के भी टिकट बुक किया हुआ। वह दोस्त को फोन लगाकर कहता है कि भाई साहिल, मैं नानी जी के गांव जा रहा हूं, चल, बहुत मजा आएगा। वैसे भी तूने अभी तक गांव वाली कोई लाइफ देखी नहीं है भाई। वहां का जो नज़ारे देखने लायक है, वहां का जो खूबसूरती है ना, वो इतना ज्यादा अच्छी, इतनी खुली खुली हवा, इतना रियल ऑक्सीजन मिलता है कि मैं तेरे को क्या बताऊं। वहां पर आपन स्मोकिंग करेंगे तो एक अलग फीलिंग आएगी। तो चल, घर वालों को कुछ भी बहाना दे, 3-4 दिन के लिए घूम के आते हैं। चल ठीक है, मैं अपने घर वाले से बात करता हूं। साहिल ने अपने घर वालों को मना लिया था और साहिल का भी गांव जाने का मन हो गया। अब साहिल पहली बार किसी गांव में कदम रखने जा रहा है, तो साहिल से ज्यादा उसका दोस्त महेश खुश है कि मैं तो जा रहा हूं नानी जी के गांव, अपने दोस्त को भी घुमाऊंगा और मस्त खेत में कई सारी फसलें देखेंगे, खूब मजा आएगा। वहां जाकर स्मोकिंग करेंगे, कितना मजा आएगा। अभी से ठीक 2 दिन पहले इन लोगों ने एक ऐसी ट्रेन पकड़ी रतलाम से, जो कि नानी के गांव रात के वक्त पहुंचाती। इसके लिए भी घर वालों ने बहुत मना किया था महेश को कि क्या हरकत कर रहा है, छोटे बच्चों की तरह भाई। ऐसी ट्रेन पकड़ी जो सुबह गांव पहुंचाए, रात में क्यों, लेकिन इसको इतनी जल्दी थी। जो सीट मिली, जो ट्रेन मिली, उसने ट्रेन के टिकट बुक कर लिया। ज्यादा सोचा नहीं, ठीक है भाई, वह लोग अपनी ट्रेन पकड़े, ऐसे टाइम पर पकड़, जो भी टाइम रहा होगा, लेकिन उनकी ट्रेन ने उनको वह गांव लगभग रात के 1 बजे पहुंचा दे। दोनों ही ट्रेन से उतरे और क्या नोटिस किए कि हम दोनों के अलावा पूरे रेलवे स्टेशन सुनसान सा दिखाई दे रहा था। अरे साहिल, इस ट्रेन से कोई उतरा ही नहीं है। सच में कोई भी नहीं उतरा था। एकदम घना सन्नाटा छा रहा है। गांव का रेलवे स्टेशन है, छोटा सा स्टेशन है, तो कोई लाइट वाइट भी नहीं और कोई ज्यादा कर्मचारी भी नहीं। एक छोटा सा टिकट घर बना हुआ है, वहीं पर स्टेशन मास्टर कुछ होगा। वहां पर भी बहुत डिम लाइट है, शायद अंदर काम कर रहे हो। इन लोग बोले, चलो कोई बात नहीं। यह लोग रेलवे स्टेशन से थोड़ा बाहर निकले, प्लेटफार्म से बाहर निकले और अपना स्मोकिंग करने लगे। खुली हवा में मस्त से झोंक मारे लगे।
स्मोकिंग करते करते सोचने लगा, अरे यार साहिल, गांव जाने के लिए यहां पर साधन भी नहीं मिलेगा। सीट यार साहिल, मैं सोच ही नहीं पाया था यार, यहां से घर 20 किलोमीटर दूर है और इतने बजे कोई ऑटो टैक्सी रिक्शा अपने को नहीं मिलेगा। क्या करें, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। इतने में साहिल को सामने से एक बस आती हुई दिखाई देती है। बस की हल्की डिमसर लाइट जो कि क्रॉस करके आगे वाले सड़क से कहीं आगे तरफ जा रही थी। साहिल तुरंत बोला, अरे तू क्या बोल रहा है, साधन नहीं मिलेगा। देख वो बस धीरे धीरे आगे बढ़ रही है, उसको पकड़ते शायद यहीं से बस रही है। तो महेश बोलता है, यार 1 सेकंड, हर साल नानी जी के गांव आता फिर आता है। जी के गांव आता हूं? कभी मुझे इस बस के बारे में किसी ने बताया नहीं। नहीं यार, ऐसा भी हो सकता है, चलती होगी रात में, तो पहली बार आ रहा हूं ना। चल जल्दी जल्दी बढ़ते हैं दौड़ के। उस बस को पकड़ते यह दोनों बस की तरफ दौड़ के बढ़े और बस को रुकवा लिए। कंडक्टर ने बस के दरवाजे को झटके से खोला और यह दोनों जल्दी जल्दी बस में चढ़ गए। यह दोनों अपना बैग उतार ही रहे थे कंधे से कि इतने में कंडक्टर जोर से गेट को बंद किया और बस भी एक झटके के साथ आगे बढ़ी। ऐसा झटका जो लगता है ना, उस ऐसा खतरनाक स्पीड से बढ़ाते, ऐसा पीछे हटते, दोनों गिरने जैसे हुए और रियलाइज किए कि शिट, इस पूरी बस खाली। हे, बस में हम दोनों कंडक्टर अंकल और ड्राइवर अंकल के अलावा कोई भी नहीं है। डर गए और घबराहट के मारे तुरंत ही साहिल कंडक्टर से बोल पड़ा, किरे अंकल, आपने ये ऐसे दरवाजा क्यों बंद कर दिए? तो कंडक्टर ने बड़ी बदतमीजी से जवाब दिया, गांव जाना या नहीं, चल चुपचाप से पीछे जाकर बैठ जा। और यह चीज इन लोग को बहुत ब्लंट और बहुत ज्यादा रूड लगी, लेकिन खैर जाना तो था और शायद इस बस के अलावा इनको कोई और साधन नहीं मिलना था। इसलिए थोड़ा पीछे की तरफ यही सीट में यह लोग अपना बैग ले गए और जैसे ही बैग ऊपर रखे हैं, वो जो सीट के ऊपर बना हुआ रहता है न रख, जहां पर वह अपने पीछे से बैग उतरकर ऊपर रखते हैं, तो रखते समय पलट कर देखते हैं तो वहां 10-12 लोग और प्रकट हो जाते हैं जो उन्हें बस में चढ़ते समय नहीं दिखे। बस में सिर्फ हम दोनों और ड्राइवर अंकल और कंडक्टर ही थे। साले 10-12 लोग कहां से प्रकट हो गए समझ नहीं आ रहा है। ये सभी नॉर्मली लोग दिख रहे थे और प्रेशर सीट में बैठे हुए हैं, जैसे एक सवारी होती है। बच्चे भी थे, बूढ़े भी थे। इनका दिमाग खराब हो गया। एक दूसरे की तरफ देखे और धीरे से बोले, साला जब चढ़े थे तो कोई दिखा नहीं था ना? तुझे भी नहीं दिखा था कि यह सिर्फ मेरा ही वहम था? दोनों ने ही सेम बात बोले, नहीं यार, बस में कोई भी नहीं था। खैर, बस ने एक और झटका ली और बस की स्पीड बढ़ गई। कंडक्टर इन लोगों के पास आया, बोला कि कहाँ जाना है तुमको? इन लोगों ने गांव का नाम बताया। पलाश? अच्छा, तो तुम्हें पलाश जाना है। कंडक्टर ने टिकट नहीं काटा और उन्हें देखकर वापस चला जाता है। यह अजीब चाल चलते हुए सामने तरफ चले गया जहां पर ड्राइवर रहता है। इन लोग को बड़ा अलग लगा यार, ये हमें फ्री में लेकर जाएगा, क्या टिकट क्यों नहीं दे रहे? अब साहिल और महेश एक एक इंसान की तरफ देख रहे हैं। बस में जितने लोग बैठे हुए हैं सबको ध्यान से देख के नोटिस कर रहे हैं कि सब लोग की बॉडी में साला मूवमेंट क्यों नहीं। ये लोग कुछ बोल नहीं रहे हैं, कुछ कर नहीं रहे हैं। सारे के सारे लोग बस ऐसे बैठे हुए जैसे कि मरे हुए मुर्दे बैठे हो, ऐसे ही। अरे हां, इन लोगों को कुछ तो झटका लगी रहा होगा, बस इतनी स्पीड में चल रही है। यह लोग हिल क्यों नहीं रहे हैं? इनको मच्छर भी काट रहे होंगे, फिर भी यह लोगों में अंतर नहीं दिखाई दे रहा है। वैसे के वैसे ही बैठे हैं, जिससे इन लोगों को कुछ अलग सा लगने लगा। 10-15 मिनट तक इन लोगों को और भी ज्यादा डर लगने लगा। अब इन लोगों का गांव मुश्किल से और 15-20 मिनट की दूरी पर था, तो अचानक से महेश साहिल से बोल पड़ा, भाई मुझे इस बस में कुछ ठीक नहीं लग रहा है। बस की रफ्तार कभी कम कभी ज्यादा, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है मुझे, और बस पता नहीं किस दिशा में आगे बढ़ रही है। अंधेरा भी है। भाई अपन बस से उतर जाए क्या? साहिल बोलता है, भाई और पूछ
मैं भी सेम बात बहुत देर से सोच रहा था। मुझे भी कुछ ठीक नहीं लग रहा है इस बस और कंडक्टर के इरादे देख। मेरे पास एक आइडिया है। मैं कंडक्टर के पास जाता हूं और बोलता हूं मुझे सूसू आई है। कंडक्टर बस को रुकवाएगा। मैं बाहर थोड़ा टाइम लगाऊंगा। तू बोलना, अरे मेरा दोस्त कहाँ रह गया है, मैं उसको देख के आ रहा हूं। आप 2 मिनट बस रुको और तू भी बस से उतर जाना। मैं अंधेरे तरफ रहूंगा, इस तरफ जहां पर ज्यादा अंधेरा कोई पेड़ रहेगा, बड़ा सा मैं उस तरफ रहूंगा। तू आ जाना और फिर वहीं से बात अपन न भाग लेंगे। यह बोलता है, यह अच्छा ऑप्शन है, ऐसे ही करते हैं। 1 मिनट बाद साहिल अपनी जगह से उठा और कंडक्टर के पास जाकर सेम बात बोला। कंडक्टर ने बस रुकवा भी दिया। यह बस से उतरा और बस से उतरते उतरते पीछे पलट कर देखा और उसने कंडक्टर के पैरों तरफ नोटिस किया। कंडक्टर के पैर, दोनों पैर एक चुड़ैल के पैर जैसे उल्टे थे और वह काली कलर के थे और डरावने थे। इस चीज के कारण साहिल और ज्यादा डर लगने लगा और उसकी धड़कनें ज्यादा से ज्यादा बढ़ गई करके और बढ़ गई। वो पीछे तरफ और देखकर अपने दोस्त साहिल को इशारा देना चाह रहा था कि कुछ भी हो जाए, जल्दी से जल्दी बस से उतर जाना। लेकिन अब डर भी है और वो बस से उतर भी चुका है, तो अंदर देख के कैसे इशारा करें। सामने भूत जैसा एक शैतान कनेक्टर खड़ा हुआ है। खैर, वह बड़ी हिम्मत करके बाहर गया और उसे सच में सूसू आ गई और वह करने लगता है। अपने दोस्त को पहले बता आया था कि मैं सूसू का बहाना बनाकर जाऊंगा। तुम यह कहकर बाहर आ जाना कि अपने दोस्त को देख कर आता हूं। वह आया नहीं अभी तक पहले, और फिर उसके बाद महेश अपना बैग छोड़कर नीचे चला जाता है और अपने दोस्त साहिल के पास चला जाता है और वह दोनों एक बड़े से पेड़ के पीछे जाकर छिपते हैं। फिर वह दोनों तेजी से भागने लगते हैं। भागते भागते इनको लगता है कि हम एक अच्छी जगह पर आ गए और इनको महसूस होने लगता है कि हम एक अच्छी जगह पर आ चुके हैं। यह दोनों आपस में कहते हैं कि हम एक भूतिया बस से बच चुके हैं। वह बस हमें मौत के रास्ते पर लेकर जा रही थी और उसमें बैठा कंडक्टर एक शैतान कंडक्टर था। फिर वह दोनों चलते चलते सामने देखते हैं तो एक बगीचा आ जाता है, जिस बगीचे में अनेक सारे पेड़ पौधे लगे हुए थे। वह थोड़ा आगे चलते हैं तो एक बिल्ली उनका रास्ता काट देती है और महेश कहता है कि मेरे दादाजी ने बताया था कि बिल्ली रास्ता काटती है तो उसे अशुभ माना जाता है, और वह दोनों दिशा चेंज कर लेते हैं और चलने लगते हैं। साहिल बोलता है कि छोड़ यार, सब पुरानी बातों को चलते हैं। वह दोनों चलते चलते किसी एक चीज से टकराते हैं और वह चीज वही बस कंडक्टर था जो उनको बस में मिला था, और उसकी आंखें लाल सी होती हैं और वर्दी पूरी तरह से खून से भरी हुई थी और हाथ में गुलाल की थैली लिए वह गुलाल निकालकर उन दोनों के ऊपर फेंकता है और वह दोनों गुलाल से बच जाते हैं। और वह दोनों ना तो किधर देखते हैं ना बोलते हैं, सिर्फ दोनों तेजी से भागने लगते हैं। तुम दोनों ने भाग के नोटिस किया, सारे पक्षी जोर जोर से उड़ने लगते हैं इधर से उधर, और जो भेड़िया और कुत्ते थे वह रोने लगते हैं जोर जोर से, और कई सारी चमगादड़ उड़ने लगती है और सारे बगीचे में शोर हो रहा था। 20 मिनट बाद थक जाते हैं। वह थक जाते हैं। वह सामने देखते हैं तो एक गांव दिखाई देता है, जिस गांव में एक बुढ़ा आदमी धातुन कर रहा था, और वह बुढ़ा दोनों को अलग तरीके से देखने लगता है। एकदम से दोनों के सामने चला जाता है। वह दोनों यह सोचते हैं कि कहीं यह भूत तो नहीं है, और साहिल उसके पैरों देखा है तो उसके पैर सीधे थे और वह उसे आम आदमी के जैसे दिखा, और लगभग 4 बजे का टाइम हो रहा था। इस टाइम भूत का टाइम खत्म हो जाता है और भगवान का टाइम हो जाता है, और बुढ़ा अंकल उनकी तरफ देखा है और कहता है कि ऐसे भाग क्यों आ रहे हो, कहीं चोरी करके तो नहीं आए हो। वो बोलते हैं, अरे अंकल, हम कोई चोर वोर नहीं है। और वह कहते हैं कि अंकल, हमारे साथ कुछ ऐसी बात हो गई थी। अरे अंकल कहते हैं कि तुम घर तो चलो। खटिया लगी हुई थी। उन्होंने दोनों को खटिया पर बिठाया और एक लोटे में पानी भर कर दिया। फिर बोले, पहले अपने पैर धो लो, क्योंकि नकारात्मक ऊर्जा पैरों में चिपक कर आती है।
हम नहीं चाहते कि हमारे घर में कोई नेगेटिव एनर्जी आए। इसके बाद अंकल दोनों को घर के अंदर ले गए और उन्हें चाय पिलाई। चाय पीते समय अंकल ने कहा, बेटा तुम बहुत भाग्यशाली हो। तुम्हारी किस्मत बहुत अच्छी है जो तुम उस बस से बचकर आ गए। वह कोई साधारण बस नहीं थी, बल्कि मौत की बस थी। लोग उसे शैतानों की बस या भूतिया बस भी कहते हैं। कुछ समय पहले वह बस एक सामान्य बस हुआ करती थी, लेकिन एक दिन इसका बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो गया। बस रोज की तरह चल रही थी, तभी एक ट्रक ने जोरदार टक्कर मार दी। हादसा इतना भयानक था कि बस में मौजूद सभी यात्री, ड्राइवर और कंडक्टर की मौके पर ही मौत हो गई। इसके बाद उनकी आत्माएं वहीं भटकने लगीं। रात के समय जो कोई भी उस सुनसान रास्ते से गुजरता, उसे वह बस दिखाई देती थी, और अगर कोई उस बस में चढ़ जाता तो वह कभी जिंदा वापस नहीं आता। उस बस में ड्राइवर, कंडक्टर और सवारियों की भटकती आत्माएं किसी को नहीं छोड़ती थीं। वे हर नए यात्री को अपना शिकार बना लेती थीं। तुम्हारी किस्मत सच में बहुत अच्छी है कि तुम उस बस से बचकर निकल आए। यह तुम्हारे माता पिता के किसी पुण्य कर्म का फल हो सकता है, या फिर ऊपर वाले की कृपा है जो तुम बच गए। मैंने तो यह भी सुना है कि उस कंडक्टर के हाथ में लाल गुलाल रहता है। वह जिस पर भी वह गुलाल फेंकता है, वह व्यक्ति वहीं तड़प तड़प कर मर जाता है। हमने कुछ ऐसी लाशें भी देखी हैं जिनका पूरा चेहरा और शरीर लाल गुलाल से सना हुआ था। जैसा तुम बता रहे हो कि कंडक्टर के हाथ में भी गुलाल था, तो वह सब बातें अब जोड़कर एक तस्वीर बन रही है। अब घबराने की कोई बात नहीं है, तुम बस यह बता दो कि किस गांव जाना है। फिर दोनों ने गांव का नाम बताया। अंकल बोले, थोड़ी देर में उजाला हो जाएगा। उजाला होने दो, फिर चले जाना। सुबह सुबह यहां से बस और टैक्सी भी मिल जाती है। तब तक तुम लोग नाश्ता कर लो। नाश्ता करने के थोड़ी देर बाद बस आ गई। अंकल ने दोनों को बस में बिठा दिया और वे दोनों अपनी नानी के गांव चले गए। रास्ते में महेश ने अपने भैया से कहा, आप विश्वास नहीं करोगे, लेकिन जब से मैं नानी के घर आया हूं, मुझे कुछ अजीब लग रहा है। मुझे फिर वही बस कंडक्टर की आत्मा और उस बस में बैठे सभी लोग दिखाई देखते हैं। नानी, नाना और इनके एक मामा थे। वो बड़े टेंशन में बैठे हुए हैं। नानी जी के घर पे ये लोग बोलते हैं कि अरे भाई, तुम दोनों कब से निकले हुए हो? हाँ, रतलाम से तुम इतना टाइम बाद सुबह सुबह आज कैसे पहुंच रहे हो? तो तुम लोग तो रात के निकले हुए हो ना? महेश, साहिल ने बोला कि ऐसे ही थोड़ा बस खराब हो गई थी, पंचर हो गई थी, इसलिए हम लोगों को आने में देर हो गए, और इन लोगों का मोबाइल भी बिल्कुल बंद हो चुका था। मोबाइल? हाँ, तो नाना ने बोले भी हम तुमको फोन करने की बहुत कोशिश कर रहे थे, लेकिन इन्होंने बोले कि चार्जर था ही नहीं। हम लोगों के पास तो हम क्या कर लेते। इन लोगों ने नानी नाना को कोई भी घटना के बारे में नहीं बताया। वह बस के बारे में और कंडक्टर के बारे में जो रात को महेश और साहिल के साथ हुआ था, क्योंकि उनके नाना नानी उनको डांटे और कुछ बोलते, इसलिए उन्होंने नहीं बताया। नानी ने बोला कि तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है, तुमको रात को आने की क्या जरूरत थी? तुम सुबह वाली बस या ट्रेन पकड़कर भी आ सकते थे। दिन में पहुंचते तो ठीक रहता। तो महेश, साहिल, नाना नानी को ने टेंशन देना सही नहीं समझा। चलो अभी फ्रेश होकर खाना वाना खा लो। और दिन का वक्त था, वह गांव में घूमने के लिए चले गए। कल रात को जो भी हुआ है उसके दिमाग में चल रहा था और वह उसे बुलाने की कोशिश करता है। महेश और साहिल। गांव में योगेश नाम का एक लड़का था जो कि महेश के रिश्तेदारी में था। मामा जी का लड़का योगेश जब साहिल से और महेश से मिलता है तो कहता है कि आज मैं आप लोगों के साथ ही रुकूंगा और ढेर सारे एंजॉय करेंगे, नानी के घर पर ही रहूंगा। नानी के एक से दूसरा घर था। नानी जी का बड़ा घर है, काफी बड़ा घर। ग्राउंड फ्लोर है, अपर फ्लोर है, फिर उसके भी ऊपर एक फ्लोर है, फिर उसके ऊपर एक छत है। तो ठीक है, अब इस घर में योगेश, महेश, साहिल, यह तीन लोग तो रुकने ही वाले हैं, और जो पहले से रहते हैं, नाना नानी और मामा जी भी यहां पर स्टे करने वाले, तो 6 लोग इस घर में हैं। आज रात के लिए ग्राउंड फ्लोर में नाना नानी और मामा जी रुके हुए हैं, और उसके अपर फ्लोर में अपना योग महेश है, साहिल है। वह दिन भर तो घूम लेते हैं और मस्ती कर लेते हैं। अब रात का वक्त आता है और इन लोगों को मोबाइल में गेम खेलने का बड़ा शौक था, और यह तीनों ने पहले प्लान कर लिया कि चलो अब गेम खेलते हैं।
अपने मोबाइल में लेकर दोनों ऊपर वाले कमरे से आते हैं। योगेश को बोलकर आते हैं कि तुम यहीं पर रहना। यह दोनों अपना सिगरेट का डब्बा उठाया और चले गए। बिल्कुल ऊपर वाले फ्लोर में डिब्बे डिब्बे में से एक सिगरेट निकाली और जलाया, और जलते इन्होंने पीना शुरू कर दिया, और उसे टाइम महेश रूम की लाइट भी बंद कर देता है। रूम के एक कोने में पानी जैसी टंकी रखी थी। वह टंकी स्टील, और वह जोर जोर से हिलने लगी, और आवाज आई कि नहीं आवाज आई तो वह पीछे मुड़कर देखा तो वही बस कंडक्टर दिखा जो पहले इनको उस भूतिया बस में मिला था। वह हाथ में लाल रंग की गुलाल की थैली लिए खड़ा हुआ था। उस अंकल ने बताया था कि वह गुलाल जिस पर फेंकता है वह हमेशा के लिए खत्म हो जाता है, और महेश उसको देखकर वहां पर बेहोश हो जाता है, और कैसे भी करके साहिल उसे नीचे लेकर जाता है। और उन लोगों को योगेश देखकर बोलता है कि तुम्हारा चेहरा क्यों उतरा हुआ है? मुझे तुम्हारे चेहरे पर कुछ डर दिखाई दे रहा है। मुझे सब सच सच बता दो कि तुम्हारे साथ ऊपर क्या हुआ था। साहिल ने बात छुपाने की कोशिश की। योगेश बोलता है कि तुम नहीं बता रहे हो तो मैं खुद जाकर देखा हूं, वह दोनों ऊपर जाते हैं तो नहीं तो वह कंडक्टर दिखता है, और नहीं गुलाल और टंकी भी नहीं दिखी। योगेश बोलता है कि तुम्हारे चेहरे देखकर तो ऐसा लग रहा है कि तुम्हारे साथ ऊपर कुछ हुआ था और आप लोगों को कुछ खतरनाक दिखा था। साहिल बोलता है कि तू फालतू की टेंशन लेता है। एक काम करते हैं, तुम लोग ना नीचे की रुको, मैं एक बार नहा लेता हूं, नहा लूंगा तो ठीक लगने लगेगा। महेश ने इस वक्त नहाने का डिसीजन इसलिए लिया क्योंकि महेश नहीं चाहता था कि वह कंडक्टर की जो आत्मा है वह इसके शरीर में चिपक कर रह जाए। अगर वह इसके शरीर में चिपक कर रह गई तो वह इस घर में फैल जाएगी, वह नेगेटिविटी से पोजेस कर सकती है। इसलिए मन ने यह सही समझा कि मैं नहा लेता हूं। ठीक है, नहा के थोड़ी देर बाद हनुमान चालीसा पढ़ लूंगा तो ठीक लगेगा। तो योगेश और साहिल अब नीचे चले गए हैं, और महेश इसी ऊपर वाले फ्लोर के बाहर वाले बाथरूम में चले गया और नहाने लगा। अब वो जैसे ही नहाकर निकला नीचे आया है तो योगेश नहीं था। साहिल अकेला इस फ्लोर में बैठा हुआ है। इसने पूछा भी कि क्या हो गया भाई, योगेश कहाँ गया? तो साहिल ने बोला कि वो चले गया है। अब एक काम करते हैं, अपन लोग भी सोने के लिए चलते हैं। भाई सो जाना चाहिए, बहुत थकान हो गई है। नीचे जितने भी नानी नाना और मामा लोग थे सब सो चुके थे, और योगेश पता नहीं क्यों चले गया। यह महेश को नहीं समझा। साहिल ने बोला कि अपन लोग भी सो जाते हैं। भाई अभी थकान हो रही है, नींद आ रही है। बोले ठीक है भाई, सो जाते। मैंने भी नहा धो लिया हूं, सेंट परफ्यूम लगा लिया। सेंट परफ्यूम लगा लेता हूं तो अपने आप को फ्रेश फ्रेश फील करता हूं। महेश की आदत थी, वो बहुत परफ्यूम लगाता था। ठीक है, यह चीज उसे अटका रही थी। आप समझोगे आगे कैसे। तो यह लोग अब उस ऊपर वाले फ्लोर के बेडरूम में आए सोने के लिए। तो जैसे ही पहले साहिल लेट गया, फिर महेश लेटा है ना सोने के लिए। वैसे ही महेश को साहिल के चेहरे में एक बहुत खतरनाक शैतान दिखाई। लिटरली इतना खतरनाक भूत दिखाई दिया कि उसकी तो जान हलक में आ गई थी। अब वो इल्यूजन था कि क्या था नहीं मालूम, लेकिन उसके चेहरे को देखकर महेश ने जोर से चिल्ला दिया। साहिल ने बोला क्या हो गया, तू ठीक तो है ना? महेश बोलता है नहीं, कुछ ठीक नहीं है। कोई चीज मेरे दिमाग में हावी होने की कोशिश कर रही है। मैंने नहा लिया हूं, हनुमान चालीसा पढ़ लिया हूं, सब कुछ तो अपनी तरफ से ठीक कर दिया हूं, लेकिन वो शैतान, वो भूत मेरे पीछे पड़ गया है। ऐसे सब कुछ ठीक नहीं होगा। चल थोड़ी आगे, एक मंदिर है, वहां पर जो बाबा जी हैं वह मुझे बहुत सालों से जानते हैं। बचपन से एक बार उनसे बात करके आ जाते हैं, उनको सब कुछ बता देते हैं, सब ठीक हो जाएगा। साहिल बोलता है नहीं भाई, क्या जरूरत है जाने की, मंदिर नहीं जाएंगे, छोड़ सो जा तू। यह बोलता है नहीं, मुझे ठीक नहीं लग रहा है, मेरा मन बोल रहा है कि मुझे अभी नहीं सोना है, मुझे मंदिर जाना है, बाबा जी से मिलना है। साहिल बोलता है
अच्छा ठीक है, चल ले। अब यह दोनों उस मंदिर की तरफ रात में, इतनी रात में निकल पड़े। मंदिर तो इतने समय बंदी रहेगी। मंदिर के बाजू में ही वह बाबा जी का एक कमरा था। इन लोगों ने जोर जोर से दरवाजा खटखटा है। बाबा जी ने दरवाजा खोला। अब बाबा जी ने अपना घर भी पवित्र रखा हुआ है, वहां पर भी वह यह सब प्रार्थना कर रहे हैं, ऊपर वाले का नाम ले रहे हैं, तो घर तो पवित्र रहेगा ही ना। तो अंदर चले गए। वो बाहर ही बाहर सब बताने लगा, अंदर नहीं चला गया। बाहर ही महेश बाबा जी को देखकर सब कुछ बताने लगा। बाबा जी महेश को देखकर जान गए थे। बाबा जी बोलते, अरे बेटा महेश, शांत हो जा, पहले आराम से अंदर आ जा, फिर बताना तेरे साथ क्या हुआ, इतना क्यों डरा हुआ है। तो महेश अंदर चला गया, लेकिन साहिल अंदर नहीं आ रहा था। महेश बोलता है, साहिल क्या हो गया, अंदर आ जा। अंदर आने के लिए कह रहे हैं। साहिल बस नीचे देख रहा है, कुछ नहीं बोल रहा है। साहिल आना, अंदर क्या प्रॉब्लम है। साहिल अभी भी ऐसे ही खड़ा है। ये एक कदम बढ़े ही आगे कि मैं साहिल का हाथ पकड़ के उसको अंदर खींचता हूं, तो पीछे से बाबा जी ने इसका हाथ पकड़ लिए और इसको पीछे खींच के इसके कान में क्या कहते हैं, वो तेरा दोस्त नहीं है, वो शैतान है। बहस बदल के यहां तक आया हुआ है। कितनी भी कोशिश कर ले, पवित्र जगह पर वह कदम नहीं रखेगा, वरना यहीं पर भस्म हो जाएगा। जैसे ही बाबा जी ने महेश के कान में यह बात बोले हैं ना, साहिल जो कि दहलीज में ही खड़ा हुआ था, अंदर नहीं आया था, वह ऐसी तेजी से भागा है अंधेरे की तरफ, इसका दिमाग काम करना बंद कर दिया। महेश की फिर बोला, मेरे साथ क्या हो रहा है, ये तो साहिल ही था। बाबा जी ने मेरे कान में बोले, वो भागा, मतलब वो साहिल नहीं था क्या। हे भगवान, कुछ नहीं समझ नहीं आ रहा है। मतलब ऐसा दिमाग पूरा खराब हो गया था और दर्द करने लगता है। जितने में महेश का फोन बजता है। महेश जैसे ही फोन देखता है तो साहिल का फोन आया था। अब यह उठाया। हेलो, साहिल बोलता है, भाई महेश कहाँ है तू, मैं तुझे इतनी देर से ढूंढ रहा हूं। महेश बोलता है, कहाँ ढूंढ रहा है। भाई साहिल बोलता है कि घर पर। और कहाँ तू नहाने गया था। तो मैं भी दूसरे वाला जो बाथरूम है अपने फर्स्ट फ्लोर वाला, जहां पर सोने वाले थे अपन, उसके बाथरूम में नहाने चले गया था। मैं नहा के बाहर निकला तो मुझे दिखाई नहीं दे रहा है। कब से कितनी देर हो गई ना, तू है ना योगेश है। यह बोलता है कि भाई बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई है, कोशिश कर तू यहां पर आ। तो अब साहिल ने महेश की घबराई हुई आवाज सुना। न तो साहिल की हिम्मत नहीं घर से बाहर निकलने की, कई पर भी जाने की, क्योंकि रात बहुत हो गई थी और यह सुनसान इलाका है। गांव छोटा सा शहर होता तो चहल पहल रहती है। सच में भाई मेरी हालत खराब हो गई है, मैं नहीं आ सकता, तू कैसे भी करके मेरे को लेने आ। वह बोलता है कि मैं सारी बात बाबा जी को सारी बात बता रहा हूं, वह सुन रहे हैं। बाबा जी बोलते हैं, महेश एक काम कर बेटा, तू फोन काट दे, मैं तेरे दोस्त को लेकर आता हूं। वह बाबा जी नानी के घर जाकर साहिल को लेकर आते हैं और कमरे में बिठाकर दोनों को पवित्र जल पिलाया और उनके ऊपर थोड़ा सा धूप वगैरह लगाया और उनके ऊपर कई सारी हनुमान चालीसा पढ़ी और उन पर कई सारे मंत्र बोले। फिर इसके नाना जी को फोन पर यह सारी बात बताइए और उसके नाना जी को बुला लिया। बोले, देखो तुम्हारे बच्चों के साथ कुछ ऐसी समस्या हुई थी, हमने सब कुछ ठीक कर दिया है। अब वह शैतान और वह नेगेटिव भूतिया चीजें कुछ नहीं दिखेगी। अब सब कुछ ठीक हो गया है। महेश को बाबा जी और उसके नाना बहुत सारा कुछ कहते हैं कि तुम्हारी साथ यह सब कुछ हो रहा था, तो क्या जरूरत थी उसी फ्लोर के बाथरूम में जाकर नहाने की और वह ढेर सारा परफ्यूम लगाने की। और उसे समय 11 बज रहे थे। इस समय भूतों का साया रहता है, ऐसी खुशबू की चीजें उन्हें अच्छी लगती हैं। हमें रात की समय ध्यान रखना चाहिए कि शमशान और चौराहे वाले रास्ते पर कभी परफ्यूम या इत्र लगाकर नहीं जाना चाहिए। नेगेटिव चीजों को उनकी खुशबू अच्छी लगती है।